हेलो। ठीक, तो हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि कल आपने बातें देखी थी सारी बातें। ठीक, अब हम आज की बात कर, कल आपने देखा था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया, ठीक, सटन एंड बॉबरी ने। सटन एंड बॉबरी ने बताया कि जीन्स क्रोमोसोम्स के ऊपर सिचुएटेड होते हैं। क्रोमोसोम्स जीन डिप्लॉयड सेल में दो पेयर पाए जाते हैं। गैमीट्स फॉर्मेशन के दौरान सेग्रीगेट हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन के दौरान फिर से हमारी डिप्लॉयड कंडीशन रिस्टोर कर ली जाती है। ये सारी बातें बताई गई। अब हम बात देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दिया। जैसे कि आपसे कभी पूछा जाए फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, थॉमस हंट मॉर्गन, टीएच मॉर्गन। तो टीएच मॉर्गन ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया। कैसे किया, आज हम काफी डिटेल में इसमें डिस्कस करेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय थॉमस हंट मॉर्गन, यानी कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी गई उसको कैसे एक्सपेरिमेंटली इन्होंने वेरीफाई किया। अब हम आगे की बात करते हैं। थॉमस हंट मॉर्गन ने किसको लिया था? ड्रोसोफिला। किसको लिया? ड्रोसोफिला। ठीक, ड्रोसोफिला को हम फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। क्यों फ्रूट फ्लाई कहते हैं? क्योंकि सड़े गले फ्रूट्स पे क्या करती हैं? उगते हैं। ठीक, तो सड़े गले फ्रूट्स पर ये उगते हैं, इसलिए इसको कहते हैं फ्रूट फ्लाई। तो स्मॉलर इन साइज, तो जो हमारी ड्रोसोफिला था छोटा से साइज में होता था और राइपन फ्रूट्स पे पाया जाता था, लाइक मैंगो एंड बनाना। उसके साथ साथ हम इसको सिंथेटिक मीडियम में भी उगा सकते थे, जैसे कि ड्रोसोफिला को हम सिंथेटिक मीडियम में उगा देंगे। ठीक, तो हमें देखो, अब हमने ड्रोसोफिला को रिप्रोड्यूस करने दिया, बहुत सारे ड्रोसोफिला हमें दिखाई दिए, हमने हर एक ड्रोसोफिला को क्या किया? एग्जामाइन कर लिया, तो हमें एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा अभी हम देखते हैं। तो ड्रोसोफिला को लिया गया, साइज छोटा था। ठीक, ऐसे तो बहुत सारे पंछी भी ले सकते थे ना, हो सकता है कोई पंछी ले लेते, हो सकता है कोई और कीड़ा ले लेते, हो सकता है उसका साइज क्या हो? बड़ा, उसको स्टोर करने में क्या हो? प्रॉब्लम। मेरी बात सोच पा रहे हो कि नहीं? एक्सपेरिमेंट के लिए तो किसी चीज को भी लिया जा सकता था। मैं तो कहता हूं मधुमक्खी को ले लिया जाता एक्सपेरिमेंट के लिए, क्यों नहीं लिया गया? हो सकता है क्या हो? डेंजरस, हमको ही काट खाए। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो सिंपल चीजों को लिया जाता था हमेशा एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो इसीलिए इन्होंने क्या लिया था? ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला का साइज छोटा था, राइपन फ्रूट्स पे पाए जाते थे, उसके साथ साथ ही किस मीडियम में पाए जाते थे? सिंथेटिक मीडियम। और 2 हफ्ते के अंदर ये तैयार हो जाते थे। तो इनका रिप्रोडक्टिव टाइम या रिप्रोडक्टिव साइकिल कितनी थी? 2 वीक्स तक। ठीक, और ये पूरे साल फर्टिलाइज करते रहते थे। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे जनवरी में एक्सपेरिमेंट करना है तो जनवरी में ही मिलेंगे, मार्च में एक्सपेरिमेंट करना है तो मार्च में नहीं मिलेंगे। ये पूरे साल रिप्रोड्यूस करते रहते थे। उसके साथ साथ इनकी बात की जाती थी कि एक बार जब सिंगल मेटिंग होती थी तो बहुत सारे 100 ऑफस्प्रिंग पैदा होते थे। उसके साथ साथ इनके पास 4 क्रोमोसोम्स पाए जाते थे, तो हमको ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता था। हम जो करेक्टर्स को लेते थे आसानी से एग्जामाइन कर लेते थे। ह्यूमंस के ऊपर भी तो एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। अब पर सोचो, ह्यूमंस को रिप्रोड्यूस करने में कितना समय लग जाएगा? 9 महीने। ठीक, तो हमको अगर मान लो 100 इंडिविजुअल्स को एग्जामाइन करना है तो कर पाएंगे? बहुत क्या हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल। एक सिंगल मीटिंग से कितना ऑफस्प्रिंग पैदा होगा? एक। ठीक, तो ह्यूमंस के अंदर ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। अब ह्यूमंस के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस। ठीक, ह्यूमंस के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? पेडिग्री एनालिसिस। वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया, ह्यूमन ये फ्रूट फ्लाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। उसके आगे की बात करते हैं कि ब्लेंडिंग वाई क्रोमोसोम्स में होती थी, बट इट इज नॉट एन हेट्रोक्रोमेटिन। इसका मतलब मैं आपको सबसे पहले बता सकता हूं, 2 शब्द होते हैं, एक यूक्रोमेटिन होता है, क्या होता है? हेट्रोक्रोमेटिन। एक है यूक्रोमेटिन और एक अब क्या है? हेटेरोक्रोमेटिन। किसी को डिफरेंस पता है इन दोनों के बीच में? शायद ये सारी चीजों को मैं कई बार बता चुका हूं, सेल चैप्टर में बताया गया है। आप जब सेल चैप्टर में न्यूक्लियस पढ़ेंगे उसके अंदर क्रोमोसोम है तो वहां पर बताया गया है। यूक्रोमेटिन ट्रू क्रोमेटिन होता है, ये लाइट इन कलर होता है। ठीक, मेरी बात समझना, यूक्रोमेटिन को हम क्या बोलते हैं? ट्रू क्रोमेटिन। ठीक, और ये किस कलर में होता है? लाइट इन कलर। ठीक, ये कैसा पैक्ड होता है? लूजली पैक्ड होता है। मेरी बात समझते रहना, सारी बातें हैं। ये कैसे पैक्ड होता है? लूजली। ठीक, और ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या होता है? एक्टिव। ये क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक्टिव। ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक्टिव होता है। ठीक, अब मैं बात करूंगा हेट्रोक्रोमेटिन की, तो ये ट्रू नहीं होता, ये डार्क इन कलर होता है, डार्क स्टेन होता है। ठीक है, टाइटली पैक होता है, टाइटली पैक होता है, और ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक्टिव नहीं होता। अब मैं आपको सारी पॉइंट्स बता सकता हूं, मेरी बात सुनना। ठीक,
हमारे बॉडी के अंदर सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स हैं, और सारे के सारे क्रोमोसोम्स प्रोटीन या सारे के सारे क्रोमोसोम्स एक्सप्रेस नहीं करते। हमारी बॉडी में सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स सारे के सारे एक्सप्रेस नहीं करते। क्रोमोसोम्स कितने तरह के हो सकते हैं, 2, ठीक, कौन कौन से, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। नाम सुन रखा है पहले कि नहीं, पक्का है सब लोग, पहले नाम सुना है, ठीक। तो हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन की बात की जाती है, सेल चैप्टर में जाके देखना, न्यूक्लियस के अंदर पढ़ना, ठीक। ये सारी चीजें आपको पहले भी बताई जा चुकी हैं, ठीक। तो अगर मैं बात करूंगा यूक्रोमेटिन की, तो यूक्रोमेटिन को क्या बोलते हैं, ट्रू क्रोमेटिन, ठीक। और एक किस कलर, देखो जब हम माइक्रोस्कोप में क्रोमोसोम्स को देखने जाएं और जो क्रोमोसोम हमें लाइट कलर में नजर आए, जो क्रोमोसोम हमें लूजली पैक्ड नजर आए, वो क्या हो जाएगा आपका यूक्रोमेटिन। माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, जो क्रोमोसोम डार्क स्टेन हो, जो क्रोमोसोम डेंसली पैक्ड हो, वो क्या हो जाएगा, हेटेरोक्रोमेटिन। जो क्रोमेटिन लूजली पैक्ड है वो ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या होगा, एक्टिव, और जो टाइटली पैक्ड हो ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या होगा, इनएक्टिव। आप क्या देखते हैं, जैसे कि मैं मान लूं कि अगर क्रोमोसोम्स अच्छे से खूब टाइटली क्वाइल कर रखे हैं और उनकी क्वाइलिंग खुलेगी ही नहीं, तो उन पे ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मेरी बात समझना कि अगर मैं तो चाहूं बहुत सारी रस्सियों को आपस में ऐसे उलझा दूं और फिर बोलूं कि उस पर कपड़े टांग दूं, तो टांग पाओगे, जब तक रस्सी सीधी नहीं होगी तब तक कपड़े नहीं टंगेंगे। उसी प्रकार आप याद रख लो, जब तक हमारे अंदर डीएनए और क्रोमोसोम स्ट्रेट सीधे नहीं होंगे तब तक उस पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारा डीएनए कैसा होता है, ऐसे क्वाइल्ड होता है कि नहीं, हमारा डीएनए कैसा स्पाइरली क्वाइल्ड है, ठीक। जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो स्पाइरली क्वाइल्ड डीएनए क्या हो जाता है, खुल जाता है, ठीक। तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्वाइलिंग क्या होती है, अनक्वाइलिंग, ठीक। तो अगर मान लो हेटेरोक्रोमेटिन है, डेंसली पैक्ड है, टाइटली पैक्ड है, तो इसके अंदर क्वाइलिंग ओपन हो पाएगी, नहीं। तो इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या है, इनएक्टिव, और ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या है, एक्टिव। तो वही बात इसमें की जाती है कि ब्लेंडिंग वाई क्रोमोसोम्स में अकर होती है, बट इट इज हेटेरोक्रोमेटिन। मतलब वाई क्रोमोसोम्स के अंदर ब्लेंडिंग होती थी ड्रोसोफिला के अंदर, पर वाई क्रोमोसोम कोई भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं करता। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात समझना, ड्रोसोफिला के अंदर तुमसे पॉइंट पूछा जा सकता है कि ड्रोसोफिला का जो वाई क्रोमोसोम्स है वो ब्लेंडिंग उसमें होती है पर वो एक्सप्रेस नहीं करता। क्यों एक्सप्रेस नहीं करता, क्योंकि वो क्या है, हेटेरोक्रोमेटिन। अगर कोई क्रोमोसोम हेटेरोक्रोमेटिन है तो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक्सप्रेस करने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन बनना चाहिए, प्रोटीन बनने के लिए क्या चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए, और हेटेरोक्रोमेटिन के अंदर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। बात सुन में आ रही कि नहीं। तो हेटेरोक्रोमेटिन ऑर्गेनिज्म, हेटेरोक्रोमोसोम्स के अंदर हमारा ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, इसीलिए वो एक्सप्रेस नहीं करते। ये तो सारी कहानी होगी ड्रोसोफिला के बारे में। अब हम कुछ शब्दों के बारे में देखते हैं, लिंकेज के बारे में देखते हैं और रिकॉम्बिनेशन के बारे में देखते हैं। मैं सारी बातें आपको बताता रहूंगा, सारी बातें आप समझते रहना, ठीक। चलो मैं आपको बताऊं कि मेंडल ने क्रॉस किया था। मेंडल ने एक, अगर मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करूं तो मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए किस किस के बीच में क्रॉस किया था, येलो राउंड, येलो राउंड का क्रॉस किसके साथ कराया था, किसके साथ, ग्रीन और रिंकल्ड। अभी सब कुछ साथ साथ देखते रहना, ठीक। अगर मैं बात करूंगा येलो की, तो ये क्या है बताओ, सीड का कलर, ये क्या है, सीड का कलर, ये क्या है, सीड का शेप, हाँ या नहीं, इतनी बातें क्लियर है कि नहीं। ये क्या है आपका सीड का कलर, ये क्या है सीड का शेप, ठीक। चलो मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। उस दिन मैंने आपको बताई थी बात कि क्रोमोसोम, मेंडल ने कितने कैरेक्टर लिए थे टोटल, 7 कैरेक्टर्स कितने क्रोमोसोम्स में सिचुएटेड थे, 1 4 5 7, याद है कि नहीं, 14 57 में कितने लोग मारे गए थे, 2311, 2 3 1 1, ठीक। तो वो सारी बातें मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करवा रहा हूं, ठीक। तो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को स्टडी करने के लिए मैं आपको पहले पुरानी बातें बताता हूं, ठीक। आपको मैंने बात बताई कि पी प्लांट के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं, 7 पेयर। पी प्लांट के अंदर कितने क्रोमोसोम है, 7 पेयर्स। 7 पेयर्स में अगर मैं बात करूं तो 1 4 5 और 7, 1 पे कितने कैरेक्टर्स हैं, 2, 4 पे कितने कैरेक्टर्स हैं, 3, 5 पे कितने हैं, 1, 7 पे कितने हैं, 1। तो ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, और ये क्या है, कैरेक्टर्स, हाँ या नहीं, ठीक। अब याद रख लेना, आप थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। क्रोमोसोम 1 पे कौन सा कैरेक्टर होता है आपका, सीड कलर,
और क्या होता है फ्लावर कलर। मैं आपको बता रहा हूं मेंडल को यह बात नहीं पता थी, यह बात क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी होने के बाद पता चला है। पहले मेंडल को यह भी नहीं पता था कि पी प्लांट के अंदर 7 क्रोमोसोम्स हैं। जब हमारे माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, जब हमारे क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी हुई, तब हमें पता चला पी प्लांट के अंदर कितने क्रोमोसोम हैं 7। और पहले क्रोमोसोम्स में कौन से 2 कैरेक्टर्स थे, सीड कलर और फ्लावर कलर। समझ में आ रही बात की नहीं? पहले क्रोमोसोम पर क्या है, सीड कलर और फ्लावर कलर। दूसरे क्रोमोसोम पर क्या है, पॉड शेप, प्लांट की हाइट और पोजीशन ऑफ फ्लावर। ठीक, पॉड 5वें पे क्या है, पॉड कलर। 7वें पे क्या है, सीड शेप। तो ऐसे याद रखना, 7वें पे है सीड शेप, ठीक, 5वें पे है पॉड कलर, पहले पे है आपका क्या है, सीड कलर और क्या है, फ्लावर कलर, और बाकी सारे कितने पे हैं आपके, 4th। ऐसे याद कर लेना। तो कम कम वाले याद कर लेना, बाकी जो बचे उस पे हो जाएंगे 4th। तो मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए 2 कैरेक्टर्स लिए थे। कौन कौन से, येलो राउंड, येलो क्या है आपका सीड का कलर, और राउंड क्या है, सीड का शेप। मेंडल लकी था, मेंडल क्या था, लकी। मेंडल ने अगर गलती से भी 2 कैरेक्टर ले लिए होते, जैसे कि पॉड का शेप और पॉड की हाइट, या फिर सीड का कलर और फ्लावर का कलर, तो मेंडल की सारी बात क्या हो जाती, गड़बड़। क्यों बात गड़बड़ हो जाती, मेंडल फेल हो जाता, मेंडल पागल हो जाता। मेंडल क्या था, लकी। मेंडल इसलिए लकी था क्योंकि उसने जो 2 कैरेक्टर्स लिए थे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए, वो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे सिचुएटेड थे, और अलग अलग क्रोमोसोम्स पे कभी भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। अगर सेम क्रोमोसोम्स पे लेता वो, तो हो सकता है 2 कैरेक्टर मिलके कोई नया कैरेक्टर दे देते। मेरी बात समझ पा रही कि नहीं? मेंडल ने कौन से 2 कैरेक्टर लिए थे, सीड का कलर और सीड का शेप। सीड का कलर और सीड का शेप क्या था, अलग अलग क्रोमोसोम्स पे था। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, कि सीड का कलर और सीड का शेप अलग अलग क्रोमोसोम्स पे था, इसीलिए इसमें ब्लेंडिंग, इसीलिए इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही थी। अगर मेंडल ने गलती से भी, ठीक, क्रोमोसोम 1 वाले 2 कैरेक्टर ले लिए होते या क्रोमोसोम 4 वाले 2 कैरेक्टर ले लिए होते, तो मेंडल ने जो भी रेशियो दिया था 9:3:3:1 कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। ठीक, अब मेरी बात समझते रहना, मैं बता रहा हूं कि सेम क्रोमोसोम्स पे क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर। सेम क्रोमोसोम्स पे क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से नया रिकॉम्बिनेशन बनते हैं कि नहीं, नए कैरेक्टर्स आते हैं कि नहीं। हम सब एक दूसरे से क्यों डिफरेंट है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से। अगर हमारे पास क्रॉसिंग ओवर नहीं होती तो हमारे कैरेक्टर सबके क्या रहते हैं, सेम। ये मैंने आपको पहले बता चुका हूं ना। ठीक, तो मेंडल लकी था, उसने जो 2 कैरेक्टर्स लिए वो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे क्या थे, सिचुएटेड। अगर सेम क्रोमोसोम पे सिचुएटेड होते तो हो सकता है उनके बीच में क्या रहता, लिंकेज। चलो अब मैं आपको थोड़ी थोड़ी बातें बताना शुरू करता हूं। चलो पहले लिंकेज के बारे में बात करते हैं, फिर इसके पे आते हैं। ठीक, मान लो कोई एक ही क्रोमोसोम है और कोई एक ये क्रोमोसोम है। ठीक, दोनों एक सेम क्रोमोसोम है, ये भी 1 था, ये भी 1 था। चलो मैं आपको बता रहा हूं। अब मान लो कि क्या होता है, इस पे 2 कैरेक्टर्स थे। ठीक, 2 कैरेक्टर्स थे। ठीक, अब मान लो कि एक क्रोमोसोम्स पे अगर 2 कैरेक्टर हैं तो वो इंडिपेंडेंटली कैसे मतलब असॉर्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि तुम एक घर में रहते हो और एक घर का आदमी जीवन में चाहे जितना आगे बढ़ जाए, कभी मिलेगा तो हमेशा साथ में रहेगा। मेरी बात समझ रहा हूं कि अगर हम एक घर के हैं तो हमारे बीच में क्या रहेगा, कनेक्शन। अगर हम एक घर के हैं तो हमारे बीच में क्या रहेगा, कोई कनेक्शन। उसी प्रकार अगर कोई भी जीन सेम क्रोमोसोम पे सिचुएटेड होती थी तो इन दोनों जीन्स के बीच में क्या होता है, कुछ लिंकेज। ये दोनों जीन्स क्या होते हैं, थोड़े बहुत क्या होते हैं, जुड़े हुए। कैसे जुड़े होते हैं, 2 मिनट रुकना, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया राउंड येलो राउंड और रिंकल्ड ग्रीन के बीच में जब इसने क्रॉस कराया तो इसको सारे रेशियो बने, मैं आपको दिखा रहा हूं। येलो राउंड कितना मिला इसको, 9। ठीक, अगर मैं बात करूंगा येलो रिंकल्ड कितने मिले इसको, याद है कि नहीं, कितने, 3। और उसके बाद अगर मैं बात करूंगा ग्रीन राउंड कितने मिले, 3। ठीक, और अगर मैं बात करूंगा ग्रीन रिंकल्ड की तो कितने मिले, 1। ये तो सबको याद है कि नहीं, ये सबको याद है। ठीक, तो मैं ये कह सकता हूं, ठीक, अब मेरी बात सुनते रहना आराम से, सारी चीजें आपको आराम से क्लियर हो जाएंगी।
इसमें आप क्या देखें कि ये किसके तरह दिख रहा है, पेरेंट की तरह। ये किसके तरह दिख रहा है, पेरेंट की तरह। ये भी पेरेंट की तरह दिख रहा है और ये भी पेरेंट की तरह दिख रहा है, हाँ या नहीं? क्लियर है कि नहीं, बताओ? ये इस पेरेंट की तरह दिख रहा है, ये इस पेरेंट की तरह दिख रहा है, रिकॉम्बिनेंट यही तो बने, हाँ या नहीं? ठीक, और ये रिकॉम्बिनेंट बने। अब इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है, एक कैरेक्टर दूसरे के साथ क्रॉस हो गया। अब मेरी बात समझते रहना, ठीक। अगर मैं बात करूं कि इसमें पेरेंटल टाइप, देखो हमारे पास टोटल कितनी प्रोजेनी बनी, 16। कितनी प्रोजेनी बनी, 16। 16 में से पेरेंट की तरह कितने दिख रहे हैं, 9 + 1 कितने हो जाएंगे, 10। 9 + 1 कितने हो जाएंगे, 10। ठीक, 10/16। 10/16 करो, कितना आएगा बताओ? 10/16 लगभग आ जाएगा आपका 67%। ठीक, 10/16 कितना आ जाएगा, लगभग 67-68% आएगा कि नहीं? ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, 68%। मेरी बात समझते रहना, मैं आपको बस एक परसेंटेज बताना चाह रहा हूं और कुछ नहीं। तो मेरी बात समझना कि जब मेंडल ने क्रॉस किया और F2 जनरेशन में उन्होंने देखा तो पेरेंटल टाइप कितने परसेंट मिले थे, 68। पेरेंट्स के जैसे कितने थे आपके, 68, और बाकी ये जो दोनों ने थे कितने परसेंट हो जाते थे, 32। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो पेरेंट्स के जैसे कितने थे, 68%। क्लियर है कि नहीं? तो अगर दो कैरेक्टर अलग अलग क्रोमोसोम्स पे सिचुएटेड होता है, मेंडल की बात हर जगह अप्लाई होती है। मेंडल क्यों गलत नहीं हुआ कि अगर दो कैरेक्टर अलग अलग क्रोमोसोम्स पे सिचुएटेड है तो उन सब का रेशियो क्या आएगा, यही। ठीक, मेरी बात समझते रहना कि एक ये मान लो 2 क्रोमोसोम्स थे आपके, ठीक। आप मेरी बात अभी थोड़ी नहीं समझ पा रहे होगे, पर 10 मिनट बाद सारी बातें आपको समझ में आने लगेंगी। बस आप मेरी बात ध्यान से सुनते रहना, ठीक। मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक सेट क्रोमोसोम है, ये दूसरा सेट क्रोमोसोम है। अगर मान लो इस पे कोई एक जीन सिचुएटेड थी और इस पे कोई जीन सिचुएटेड थी, ठीक। इन दोनों जीन्स के बीच में हम क्रॉस करते हैं, इसके और इसके बीच में हम क्रॉस करते हैं, तो इन दोनों के क्रॉस में हमेशा रिजल्ट कैसा आएगा, 9331, क्योंकि दोनों की दोनों जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम्स पे क्या है, सिचुएटेड। क्लियर? परंतु ये रेशियो बदल जाएगा कि अगर दोनों जीन्स एक ही क्रोमोसोम्स पे सिचुएटेड होंगी तो। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? दो की दोनों जीन्स अगर एक ही क्रोमोसोम पे सिचुएटेड है तो रेशियो ये नहीं आएगा। ये रेशियो इसलिए सेम नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों जीन्स अगर सेम क्रोमोसोम पे सिचुएटेड है तो ये जनरेशन बाय जनरेशन एक साथ रहना चाहती हैं। मेरी बात समझना कि अगर सेम क्रोमोसोम्स पे 2 जीन्स मौजूद हैं तो वो जनरेशन बाय जनरेशन साथ में रहना चाहती हैं, वो अलग होना नहीं चाहती। इस फिनोमेनन को क्या कहते हैं, लिंकेज। इस फिनोमेनन को क्या कहते हैं, लिंकेज। कि अगर दो, सिंपल, ठीक, कीप द थिंग सिंपल, 2 जीन्स 2 क्रोमोसोम्स पे, 2 जीन्स 2 क्रोमोसोम्स पे, तो उन सबका रेशियो क्या आएगा, 9331। 2 जीन्स 2 क्रोमोसोम्स पे तो रेशियो क्या आएगा, 9331। परंतु अगर दो की दोनों जीन्स सेम क्रोमोसोम पे सिचुएटेड है तो रेशियो 9331 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो सेम क्रोमोसोम पे जीन सिचुएटेड है वो जनरेशन बाय जनरेशन कैसे रहना चाहेंगी, साथ में। और इस फिनोमेनन को क्या कहते हैं, लिंकेज। अब इन सबको किसने प्रूव किया था, थॉमस एंड मॉर्गन ने। कैसे प्रूव किया था अभी देखते हैं। ठीक, आपने क्या देखा कि इन दोनों को मिला लेते हैं, इन दोनों को मिला लेते हैं तो क्या जाता है, 10/16। 10/16 कितना जाता है, 68%। यानी कि जब हम लोग, मेरी बात समझना, जब हम लोग क्रॉस करते हैं तो F2 जनरेशन में, जब हम लोग क्रॉस करते हैं तो F2 जनरेशन में पेरेंट के जैसे कितने कैरेक्टर्स आते हैं, 68%। ये बात दिमाग में बैठा लो कि जब हम लोग क्रॉस करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंग तो F2 जनरेशन में पेरेंट के टाइप कितने आते हैं, 68%। क्लियर है कि नहीं? दिमाग में बैठा लो, बहुत थोड़ी सी बात है, 1 मिनट में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक, लिंकेज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है। हमारे ह्यूमंस के अंदर 24 लिंक्ड जीन्स हैं। ये आपके क्वेश्चन है डायरेक्ट एमसीक्यू के लिए कि हमारे पास कितने लिंक्ड जीन्स पाए जाते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में, 24। ठीक, अब हम आगे की बात करते हैं, इसको मैं आपको बाद में बताता हूं। ये देखें आप, थॉमस हंट मॉर्गन ने 2 क्रॉस किए। थॉमस हंट मॉर्गन ने कितने क्रॉस किए, 2। पहला क्रॉस उन्होंने किसके किसके बीच में किया, येलो बॉडी और व्हाइट आई। पहला क्रॉस किसके बीच में था, येलो बॉडी व्हाइट आई। और उस किसके साथ क्रॉस किया, ब्राउन बॉडी रेड आई। कुछ नहीं देखना, बस इतना जानना, सिंपल। ठीक, तो थॉमस हंट मॉर्गन कहते हैं कि उन्होंने एक फ्रूट फ्लाई ली। उन्होंने एक फ्रूट फ्लाई ली, फ्रूट फ्लाई यानी कि क्या लिया, ड्रोसोफिला। और ऐसे ड्रोसोफिला ली,
फीमेल ड्रोसोफिला जिसका कैरेक्टर कैसा था, येलो बॉडी, आंखें कैसी थी, व्हाइट, ठीक, उसको साथ किसके साथ क्रॉस करवाया, ब्राउन बॉडी रेड आई मेल के साथ, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया। तो पेरेंटल टाइप F2 जनरेशन में पेरेंटल टाइप कितने मिलने चाहिए थे, F2 जनरेशन में पेरेंटल टाइप कितने मिलने चाहिए, 68%। क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो हमें यही कहता है ना कि रेशियो क्या आएगा, 9 3 3 1, और 9 और 1 को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10, 10/16 कितना हो जाएगा, 68%। तो पेरेंट के टाइप कितने आना चाहिए था, 68%। परंतु थॉमस हंट मॉर्गन ने देखा कि पेरेंट के जैसे कितने आ रहे हैं इसमें, 98.7%। कितने पेरेंट के जैसे आ रहे हैं, 98.7%। तो उसने सोचा, थॉमस हंट मॉर्गन ने बताया कि व्हाइट बॉडी और येलो बॉडी और व्हाइट आई वाले जीन क्या है, लिंक्ड जीन है। मेरी बात समझना, सुनते रहना, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। थॉमस हंट मॉर्गन ने कहा कि जो येलो बॉडी और व्हाइट आई वाले जीन क्या है, लिंक्ड, आपस में क्या है, जुड़े हुए, और वो जुड़े हुए हैं और जनरेशन बाय जनरेशन वो क्या रहना चाहते हैं, साथ में। इसीलिए परसेंटेज क्या हुआ, 68 से बढ़ के क्या हो गया, 98.7। पेरेंटल कैरेक्टर क्या हो गया, ज्यादा। पेरेंटल कैरेक्टर क्यों ज्यादा हो गया, क्योंकि येलो बॉडी और व्हाइट आई वाली जीन साथ में क्या रहने लगी, साथ में रहना चाहती थी। समझ पाए कि नहीं मेरी बात, सबको क्लियर है। लिंकेज का क्या मतलब होता है मैं आपको फिर से बार बार बता रहा हूं, ठीक, कि दो सिंपल देखते रहो, ठीक, आपको दो क्रोमोसोम्स बना रहे हैं, बार बार बता रहा हूं, और बाद में कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, ठीक। सिंपल सी बात है कि दो कैरेक्टर्स, ठीक, अगर दो कैरेक्टर्स या दो जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम्स पे मौजूद हैं, ठीक, इस क्रोमोसोम पे एक जीन थी, इस क्रोमोसोम पे एक जीन थी, हम इन दोनों के इसके और इसके बीच में क्या कराएं, क्रॉस, इसके और इसके बीच में क्रॉस कराएंगे तो हमेशा जब हम क्रॉस कराएंगे तो रेशियो क्या आएगा, 9 3 3 1। कि दो जीन्स अगर दो क्रोमोसोम्स पे सिचुएटेड हैं और उनके बीच में हमने क्रॉस कराया तो रेशियो क्या आएगा, 9 3 3 1। परंतु अगर दो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे सिचुएटेड हैं, ठीक, अब इस क्रोमोसोम की मैं बात हटा देता हूं, ठीक, अगर दो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे क्या है, सिचुएटेड, तो इनके बीच में जब क्रॉस कराएंगे तो रेशियो 9 3 3 1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों जीन जनरेशन बाय जनरेशन कैसे रहना चाहेंगी, साथ में। समझ पा रहे हो कि नहीं सब लोग, ठीक, पक्का सबको क्लियर है कि नहीं, ठीक। तो आप याद रखें कि दो जीन्स अगर दो क्रोमोसोम पे सिचुएटेड है, उनके बीच में हमने क्रॉस किया तो रेशियो क्या आएगा, 9 3 3 1। परंतु अगर दो जीन्स सेम क्रोमोसोम पे सिचुएटेड है, उसके बीच में हमने क्रॉस किया तो उसका रेशियो कभी भी 9 3 3 1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दोनों जीन्स साथ में रहना चाहेंगी। तो ऐसी बात दिमाग में बैठा लेना कि एक क्रोमोसोम्स पर अगर दो जीन्स मौजूद होती हैं तो वो जनरेशन बाय जनरेशन क्या रहना चाहेंगी, साथ में। और इस फिनोमेनन को क्या कहते हैं, लिंकेज। इस फिनोमेनन को क्या कहते हैं, लिंकेज। बात समझ में आई कि सबको कि नहीं, ठीक। तो आप क्या देखते हैं, ये दोनों क्या हो जाते हैं आपके पेरेंटल टाइप। पेरेंटल टाइप कितना है, 68%। ये दोनों क्या है आपके रिकॉम्बिनेंट कितने होते हैं, 32%। नियर अबाउट है, ठीक। मुझे भी एग्जैक्ट वैल्यू 10/16 करोगे तो क्या आएगा आप जानते हैं, ठीक। तो 9 और 1 कितना हो जाएगा, पेरेंटल टाइप। तो हमेशा मेंडल के अकॉर्डिंग जब दो कैरेक्टर्स को हम क्रॉस करें, दो अलग अलग चीजों को हम क्या करें, क्रॉस, तो रेशियो हमेशा कितना आना चाहिए था, पेरेंट वाला 68% और रिकॉम्बिनेंट वाला 32%। लेकिन थॉमस एंड मॉर्गन ने यही एक्सपेरिमेंट किया, किसके बीच में किया, येलो बॉडी व्हाइट आई, ब्राउन बॉडी रेड आई। तो पेरेंटल टाइप कितना मिल गया, 98.7। ये हमें क्या दर्शाता है, ये हमें यह दर्शाता है कि येलो बॉडी और व्हाइट आई वाली जीन, येलो बॉडी और व्हाइट आई वाली जीन क्या थी आपकी, साथ में, और जनरेशन बाय जनरेशन क्या रहेगी, साथ में। क्लियर है कि नहीं, सब कुछ क्लियर, ठीक। अब इनका दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं, ठीक। देखो F2 जनरेशन 98.7 आई, रिकॉम्बिनेंट आया 1.3%, ठीक। वाइल एक्सपेक्टेशन वाज क्या थे आपकी, 9331। एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग हमारी चीजें नहीं आई।
कितने लोगों को इस बात में डाउट है? रेशियो एग्जैक्ट नहीं बता सकते, ठीक। परसेंटेज की बात की थी, उन्होंने बहुत सारे ड्रोसोफिला को मॉनिटर किया था, उन्होंने 1000 ड्रोसोफिला को मॉनिटर किया होगा, तो 987 ड्रोसोफिला का करेक्टर कैसा आया होगा? येलो बॉडी व्हाइट आई। तो उन्होंने रेशियो नहीं बताया जा सकता, तो मैं ऐसे रेशियो याद कर सकता हूं 987/13। और क्या बता सकता हूं मैं? 987/13। ये रेशियो नहीं बताया गया, इसमें परसेंटेज की बात आई थी कि पेरेंटल टाइप कितने थे और रिकॉम्बिनेंट्स कितने थे। अब हम आगे की बात करते हैं, ठीक। अब यहां पर देखना, मेंडल, फिर मेंडल की बात आती है। मेंडल, अब इन्होंने, मेंडल ने दूसरा एक्सपेरिमेंट, थॉमस एंड मॉर्गन ने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या लिया? व्हाइट आई, और दूसरा कैरेक्टर क्या लिया? मिनिएचर विंग। विंग का साइज क्या था? छोटा, मिनिएचर विंग। और फिर नॉर्मल विंग, विंग के साइज की बात की जा रही है, ठीक। अब थॉमस हंट मॉर्गन ने दूसरा कैरेक्टर लिया। पहला कैरेक्टर किसका किसका था? येलो बॉडी व्हाइट आई। येलो बॉडी यानी कि बॉडी का कलर था, और क्या था? आई का कलर। इन्होंने अब क्या ले लिया? आई का कलर और विंग का साइज। आई का कलर और विंग का साइज, आई का कलर और विंग का साइज लिया। तो इन्होंने व्हाइट आई और मिनिएचर विंग को किसके साथ क्रॉस कराया? रेड आई नॉर्मल विंग के साथ, ठीक। तो इसमें पेरेंटल टाइप कितना मिलना चाहिए था? 68%, पर यहां पर पेरेंटल टाइप कितना मिला? सिर्फ और सिर्फ 62.8। क्या मिला? 62.8। अब ये रेशियो क्यों आया? ये रेशियो इसलिए आया क्योंकि इन दोनों के बीच में नया रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या थी? बहुत ज्यादा, ठीक। अब मैं आपको बताता हूं कि लिंकेज किन बातों पर डिपेंड करता है, ठीक। तुम अपने माता पिता से क्या हो? क्लोज, ठीक। तो तुम्हारा अटैचमेंट किसके साथ ज्यादा रहेगा? माता पिता के साथ, ठीक। तुम्हारा अटैचमेंट कभी भी चाचा के, देखो तुम्हारा अटैचमेंट हमेशा अपने भाई के लिए क्या होगा? ज्यादा, चाचा के लड़कों के कंपैरिजन में, हाँ या नहीं? तो अगर कोई चीज सेम क्रोमोसोम पे सिचुएटेड है तो उसके बीच में क्या रहेगा? अट्रैक्शन क्या रहेगा? ज्यादा। और अगर दूसरे क्रोमोसोम पे सिचुएटेड है तो अट्रैक्शन क्या रहेगा? कम, ठीक। तो जब भी जैसे जैसे रिश्तों में दूरियां बढ़ती जाती हैं, रिश्ते क्या हो जाते हैं? कमजोर। बात समझना मेरी बात को, ठीक। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे क्या हो जाएगी? डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, हमारे जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी क्या हो जाएगी? पेरेंटल टाइप क्या होता जाएगा? कम, ठीक। तो हमारे, अब मैं आपको बात बताना चाहता हूं, मेरी बात देखना, ठीक। आपके सारे एक्सपेरिमेंट आपकी बात बताएंगे, ठीक। पहला एक्सपेरिमेंट किसके बीच में था? येलो बॉडी, चलो येलो बॉडी नहीं लिखते हैं, लिखते हैं बॉडी का कलर, लिखते हैं बॉडी का कलर और आई का कलर, आई का कलर, ठीक। दूसरा किसके बीच में था? आई का कलर और विंग का साइज, विंग का साइज, ठीक। तो मेरी बात समझते रहना, सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा, ठीक। हो सकता है जो थॉमस एंड मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया उसमें, चलो समझते रहना, सारी चीजों को आराम से बताई जाएगी, ठीक। हो सकता है जो थॉमस हंट मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया था बॉडी कलर और आई कलर के बीच में, इन दोनों की जीन किस पे रही हो? एक क्रोमोसोम पे, और कहां रही हो? बहुत ही पास पास, ठीक। सिंपल सी बात है, इन दोनों के बीच में जो जीन्स रही हो वो कहां रही हो? आपकी, ठीक। अब मान लो ना, ग्रीन वाला किसके लिए है? बॉडी कलर के लिए, और येलो वाला किसके लिए? आई कलर के लिए। तो आप ये देखें कि हो सकता है जो थॉमस हंट मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया हो उसमें बॉडी कलर और आई कलर वाली जीन क्या थी? पास पास, और कहती थी एक ही क्रोमोसोम पे, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या थी? बहुत ही कम, ठीक। तो इसमें लिंकेज क्या रहा होगा? ज्यादा। अच्छा तो इसमें पेरेंटल टाइप कितना आया था? 98.7, और इसमें पेरेंटल टाइप क्या था? 62.8। तो आप क्या देखते हो, किसके बीच में बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी रही होगी? पहले वाले के बीच में। तो पहले वाले के बीच में तो बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी रही होगी, तो डिस्टेंस क्या रही होगी? कम। बॉन्डिंग अच्छी रही होगी तो डिस्टेंस क्या रही होगी? कम। अब मैं दूसरे वाले की बात करूं, तो आई कलर और विंग का साइज, मैं कहता हूं आई कलर वाली जीन इस क्रोमोसोम पे है और विंग साइज वाली जीन इस क्रोमोसोम पे है। आई कलर वाली जीन दूसरे क्रोमोसोम पे है और विंग साइज वाले जीन दूसरे क्रोमोसोम पे है, और इन सबके बीच में डिस्टेंस क्या है? ज्यादा। और इन सबके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो क्रोमोसोम्स, तो हमारा पेरेंटल टाइप क्या हो गया आपका? 62.8।
ठीक। तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे दूसरे क्रोमोसोम पे जाता जाता है, हमारी जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती जाती है, ज्यादा, यानी कि पेरेंटल टाइप क्या होता जाता है, कम। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी पेरेंटल टाइप क्या होता जाएगा, कम, और जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगी पेरेंटल टाइप क्या होता जाएगा, ज्यादा। ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो लिंकेज का क्या मतलब है? लिंकेज का आपका बस सिंपल सा मतलब है कि अगर एक क्रोमोसोम्स पे दो जीन्स मौजूद हैं तो वो जनरेशन बाय जनरेशन क्या रहेंगी, साथ में रहना चाहेंगी, और इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं, लिंकेज। लिंकेज को किसने प्रूव किया, थॉमस एंड मॉर्गन। ठीक, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप सवालों के जवाब देना। अगर आप सवालों के जवाब देंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा आपको समझ में आ गया है। ठीक, आपसे पहला सवाल, ठीक, आपसे पहला सवाल, ठीक, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। किस पे प्रूव किया, ड्रोसोफिला। किस पे प्रूव किया, ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला पे जब हम लोग क्रॉस करते हैं, ठीक, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंग, तो पेरेंटल टाइप हमारे पास कितना परसेंट होना चाहिए, 68। पेरेंटल टाइप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंग 68%। लेकिन जब थॉमस हंट मॉर्गन ने बॉडी कलर और आई कलर के बीच में क्या किया, क्रॉस, ठीक, तो उन्होंने पेरेंटल टाइप उनको कितना मिला, 98.7। तो उससे इनको क्या पता चला कि बॉडी कलर और आई कलर वाली जीन्स क्या थी, साथ साथ, और साथ साथ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रही थी। इस फिनोमिनन को क्या कह रहे थे, लिंकेज। ठीक, तो नॉर्मली अगर मैं क्रॉस कराता हूं तो पेरेंटल टाइप कितना आना चाहिए, 68%। उससे ऊपर या उससे नीचे जाता है तो हमें क्या पता चल जाता है कि जीन्स के बीच में डिस्टेंस क्या हो गई, ज्यादा। क्लियर है कि नहीं, ज्यादा डिस्टेंस हो गई या कम डिस्टेंस हो गई। अगर कम डिस्टेंस हो गई तो पेरेंट टाइप क्या हो जाएगा, पेरेंट टाइप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो पेरेंट टाइप क्या हो जाएगा, कम। क्लियर है कि नहीं? तो इस ऐसे चीजों को सिंपल रखो, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो अब जो जो भी बातें यहाँ पे लिखी है वही बातें दर्शाई जा रही हैं। ठीक, आप इसमें देख चुके हैं कि अब मान लो मेंडल, अब मान लो मेंडल ने किस्मत अच्छी थी, बस गया, मान लो मेंडल ने गलती से सीड का कलर और फ्लावर का कलर ले लिया होता तो उसका कभी भी रेशियो 68% आता, कभी नहीं आता, और उसका एक्सपेरिमेंट, सारे के सारे एक्सपेरिमेंट क्या हो जाते हैं, फेल। ठीक, तो मेंडल लकी था, उसने जो दोनों कैरेक्टर्स लिए वो अलग अलग क्रोमोसोम पे सिचुएटेड थे, इसीलिए उसका लॉ क्या हो गया, सही। ठीक, तो इसीलिए अब मैं आपसे पूछूं कि सवाल मेरा आप बताना कि लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी, मल्टीपल एलिलिज्म, हाँ या नहीं? ठीक, लॉ ऑफ डोमिनेंस का ये सब एक्सेप्शन तो है कि नहीं? अगर मैं आपसे बात करूं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन क्या है, लिंकेज। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन, लिंकेज। अब मैं आपसे पूछूं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी गैमीट बनता है तो गैमीट में एक सेट और दूसरा सेट, दोनों सेट एक दूसरे के क्या होते हैं, अलग अलग सेग्रीगेट। तो इसीलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसीलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल लॉ। क्लियर है कि नहीं बातें? ठीक, तो यही सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो वही सारी बातें, लिंकेज इज द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, 24 लिंक्ड पेयर्स प्रेजेंट, लिंक्ड जीन्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन मेल। ठीक, तो ह्यूमन मेल्स की बात करें 24 पेयर लिंक जीन्स प्रेजेंट होती है। ये स्टेटमेंट के फॉर्म में हो सकता है क्वेश्चन मिले, हमको मिला तो मैंने लिख लिया था, कोई जरूरी नहीं ये बात सत्य हो। ठीक, अब आगे की बात करते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या कहता है, कुछ नहीं कहता, ये बात आप बार बार पढ़ चुके हैं। आप क्या देखते हैं, ए और बी के बीच में क्रॉस किया गया तो इसका गैमेट क्या हो जाएगा, कैपिटल ए, इसका गैमेट क्या हो जाएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक, अगर F1 जनरेशन क्या हो जाएगी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। इनके गैमेट्स क्या बनेंगे, देखो अब यहां पर आप क्या देखते हो, यहां पर कैपिटल ए किसके साथ था, कैपिटल बी के साथ, यहां पर स्मॉल ए किसके साथ था, स्मॉल बी के साथ। लेकिन जब गैमेट बनता है तो आप क्या देखो, जब गैमेट बनता है तो कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ है, कैपिटल स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ है। ये दोनों बातें तो सही हैं, परंतु आप क्या देखते हो, कैपिटल ए किसके साथ आ गया, स्मॉल बी, और स्मॉल ए के साथ क्या आ गया, कैपिटल बी। तो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन हुआ कि नहीं हुआ? तो ये दर्शाता है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कि गैमीट्स एक दूसरे से अलग सेग्रीगेट होते हैं, एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को कंट्रोल नहीं करता। परंतु ये बात सत्य नहीं है। लिंकेज में दर्शाया जाता है कि अगर दो कैरेक्टर्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, कम, तो वो दोनों कैरेक्टर साथ साथ जनरेशन बाय जनरेशन रहेंगे। वही बात ये दर्शा रहा है, वही बात ये दर्शा रहा है, सारी चीजें क्या है आपकी सेम। ठीक,
अब आपने आगे बातें देखी, टीएच मॉर्गन के क्रॉस देख लिया, अब हम कहानियों की बात करते हैं। ठीक ठीक। मेंडल सक्सेस क्यों हुआ? मेंडल को लगता था कि जितने, मेंडल ने अगर सोचा भी होगा तो मेंडल ने सोचा होगा जितने हमारी बॉडी में ट्रेड्स होते हैं, जितने हमारी बॉडी में ट्रेड्स होते हैं, उतने ट्रेड्स को ले जाने के लिए हमारे सेल के अंदर कोई स्पेशल कंपोनेंट मौजूद होता होगा। ठीक। सैबान, नीरज, क्या चल रहा है बताओ? बहुत देर से चल रहा है। ठीक, बहुत देर से चल रहा है, मैं बता रहा हूं ना। ठीक है, मेरी आंखें बहुत तेज हैं। ठीक, बहुत ज्यादा तेज हैं। ठीक है, आंखें भी तेज हैं, भगवान की दया से थोड़ा बहुत समझदार भी हैं। ठीक, तो सब कुछ समझ जाते हैं। ठीक, तो बवाल अभी मत करो, चुपचाप पढ़ाई करो। ठीक है, समझ में आ रही बातें कि नहीं? शांति से बैठो, चुपचाप पढ़ो, दिमाग मत खराब करो, सुनो मेरी बात। ठीक, अब हम आगे की बात करते हैं। ठीक, तो जो थॉमस हंट मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट में दिखाया कि पेरेंटल टाइप 68% से बढ़कर 98.7 पड़ गया, 68% से कम होकर 62.8 पहुंच गया। ये सब क्यों हुआ? जीन्स के बीच में डिस्टेंस होने की वजह से। तो पहले जमाने में यह माना जाता था, मेंडल ने भी यही सोचा होगा कि एक ट्रेट को कैरी करने के लिए, एक ट्रेट को कैरी करने के लिए एक कोई हमारे सेल के अंदर कोई स्ट्रक्चर होता होगा कि एक करेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचा रहा है। मेरी बात सुनना, कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसा करेक्टर रहा होगा कि एक करेक्टर को एक से दूसरे जनरेशन में पहुंचाने के लिए कोई एक चीज रहती होगी। सरल भाषा में बोलूं तो पहले जमाने में यह माना जाता था कि एक क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन सिचुएटेड होता है। पहले जमाने में यह माना जाता था कि एक क्रोमोसोम्स के ऊपर एक जीन सिचुएटेड होता है। अगर एक क्रोमोसोम्स के ऊपर एक जीन सिचुएटेड होता है तो मेंडल की बात सही है कि नहीं? तो मेंडल कभी गलत होता? कभी गलत नहीं होता। तो मेंडल ने यही सोचा होगा कि एक क्रोमोसोम पर कितनी जीन्स होती है? एक, और एक जीन्स कितने कैरेक्टर को कैरी करेगी? एक। तो मेंडल की बात क्या हो जाती? सही। अगर हमारे पास भी यही होता कि हमारे पास जितने जीन्स हैं उतने क्रोमोसोम्स होते, तो हमेशा मेंडल का ला पूरी दुनिया में क्या हो जाता? अप्लाई, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती। समझ पा रहे हो कि नहीं? परंतु ये बात सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कितने क्रोमोसोम हैं? 23 पेयर। हमारे पास जीन्स कितनी है? 30,000। 30,000 से भी ज्यादा। ठीक, तो वही बात की जाती है कि इन अर्ली टाइम इट वाज बिलीव्ड दैट सिंगल जीन प्रेजेंट ऑन द ईच क्रोमोसोम, यानी कि एक क्रोमोसोम्स पे कितनी जीन्स थी? एक। परंतु ये बात सही नहीं है। लेटर ऑन इट वाज ऑब्जर्व दैट नंबर ऑफ जीन इज मच मोर इन नंबर देन द क्रोमोसोम्स, यानी कि हमारी बॉडी में क्रोमोसोम्स है 23 पेयर्स और हमारे पास जीन्स कितनी है? कितनी है? 30,000। ठीक, तो सारी बातें की जा रही हैं। ठीक, इट इंडिकेट्स दैट लार्ज नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, यानी कि एक क्रोमोसोम्स पे बहुत ज्यादा जीन्स प्रेजेंट होती है। ठीक, आगे चैप्टर में जब हमारा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो उसमें मैं बताऊंगा क्रोमोसोम 1 पे सबसे ज्यादा जीन होती है, मुझे याद नहीं 2900 समथिंग। ठीक, क्रोमोसोम वाई पे सबसे कम जीन होती है 231। ठीक, तो अगले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ क्रोमोसोम्स पे बहुत ज्यादा जीन होती है और कुछ क्रोमोसोम्स पे बहुत ही कम जीन्स होती है। तो हमारे पास 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स से ना, तो सबसे ज्यादा जीन्स किस पे है? क्रोमोसोम 1। और सबसे कम जीन्स किस पे? क्रोमोसोम वाई। तो उसी प्रकार बात की जाती है कि एक क्रोमोसोम्स पे हजारों जीन्स भी हो सकती हैं। एक क्रोमोसोम्स पे एक जीन्स हो ये जरूरी नहीं है। अब हम आगे की बात करते हैं। बात की जाती है कि जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, कि अगर एक क्रोमोसोम पे एक जीन प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? लिंक्ड जीन। तो एक क्रोमोसोम्स पे अगर वो दोनों जीन्स प्रेजेंट हैं तो जनरेशन बाय जनरेशन कैसे रहना चाहेंगी? साथ में। और जो चीज जनरेशन बाय जनरेशन साथ में रहना चाहिए उसे क्या बोलेंगे? लिंक्ड जीन। मैं आपको बात बता चुका हूं ना, लिंक्ड जीन किसको कहते हैं? एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट दो जीन्स को, और वो दोनों जीन्स जनरेशन बाय जनरेशन कैसे रहना चाहती है? साथ में। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिंक्ड जीन। तो वही तो बात बताया जा रहा है कि जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, इट इज नोन एज लिंक्ड जीन। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन दे ट्राई टू रिमेन विथ ईच अदर, दिस टेंडेंसी इज नोन एज लिंकेज। यानी कि ये सारी बातें मैं बता चुका हूं कि अगर एक क्रोमोसोम्स पे दो जीन है तो उन दोनों जीन्स को क्या बोलेंगे? लिंक्ड जीन। और वो जनरेशन बाय जनरेशन साथ में रहना चाहेंगी, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान सेग्रीगेट नहीं होंगी। तो इस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं? लिंकेज। इस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं? लिंकेज। ठीक,
अब अगली बात की जाती है, लिंकेज को एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया? थॉमस एंड मॉर्गन। किसके ऊपर? ड्रोसोफिला। अब ये बात कैसे प्रूफ हुई कि हमारे 68% वाला रेशियो क्या हो गया, आगे पीछे। तो हमें पता चल गया लिंकेज जैसी कोई चीज मौजूद होती है। ठीक, अब हम आगे की बात करते हैं। ठीक, दो तरह का लिंकेज होता है, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। कोई ऐसे दो कैरेक्टर्स बताओ तो हमेशा साथ में रहते हैं, कोई भी कैरेक्टर हमारी बॉडी के। चलो ठीक है, मेल्स की बात करते हैं। बियर्ड विथ मुस्टैचेस, बियर्ड विथ मुस्टैचेस। चलो मैं बात कर रहा हूं, मान लो बियर्ड के हेयर के ग्रोथ के लिए अलग जीन्स रिस्पॉन्सिबल है और मुस्टैचेस के हेयर ग्रोथ के लिए अलग जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक, ऐसा हो जरूरी नहीं है, मुझे भी नहीं पता, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि बियर्ड की ग्रोथ के लिए हो सकता है अलग जीन्स रिस्पॉन्सिबल हो और मुस्टैचेस की ग्रोथ के लिए हो सकता है अलग जीन्स रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक, लेकिन दोनों जीन्स हमेशा किसमें एक्सप्रेस करती है? मेल्स में। और दोनों जीन्स कब एक्सप्रेस करती है? साथ में। हमेशा दाढ़ी के साथ मूछें होती हैं, हाँ या नहीं? 100% केसेस में दाढ़ी के साथ क्या होती हैं? मूछें। तो इससे आप क्या बता सकते हैं? आप ये बता सकते हैं कि दाढ़ी वाली जो जीन्स है और मूछों वाली जीन्स है हमेशा साथ साथ रहती है, हाँ या नहीं? दाढ़ी वाली जीन्स और मूछों वाली जीन्स हमेशा क्या रहती है? साथ साथ। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों जीन्स क्या है एक दूसरे से लिंक, दोनों जीन्स क्या है एक दूसरे से लिंक, और ये 100% लिंकेज है। कंप्लीट लिंकेज का मतलब क्या होता है कि हर कंडीशन में वो साथ साथ एक्सप्रेस करे चाहे जो सिचुएशन आ जाए। तो अगर हमेशा किसी के पास दाढ़ी है तो मूछे क्या होगी? डेफिनेट सी बात, उसके पास मूछे भी होंगी। तो कंप्लीट लिंकेज का क्या मतलब है, समझे? मैंने आपको एक एक्सेप्शन दिया है, ठीक। आप यहां पर देखिए कंप्लीट लिंकेज का मतलब क्या है कि जब हम क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ना हो, ठीक, बिटवीन द लिंक जीन, ठीक। और कंप्लीट लिंकेज का मतलब है कि कोई क्रॉसिंग ओवर ना हो और जनरेशन बाय जनरेशन हमेशा दाढ़ी और मूछ वाली जीन क्या रहे? साथ में, और कभी भी एक दूसरे से अलग ना हो। तो इस कैरेक्टर को क्या बोलते हैं? हाँ, कंप्लीट लिंकेज। क्या बोलते हैं? कंप्लीट लिंकेज। ठीक, अब आगे की बात करते हैं, इनकम्प्लीट लिंकेज की बात। देखो अब कंप्लीट लिंकेज में देखते हैं पेरेंटल टाइप कितना रहता है? 50%। ठीक, तो अगर पूछे कि कंप्लीट लिंकेज में रेशियो क्या आता है तो 1:1। कैसे आता है आपको जानने की जरूरत नहीं है। अब हम आगे की बात करते हैं। ठीक, इनकम्प्लीट लिंकेज में जब क्रॉसिंग ओवर हो, ठीक, लिंक्ड जीन के बीच में, और डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो इसमें क्या आ जाएगा? 1। इसमें कुछ गड़बड़ लिखा है, 7:7 रुक जाओ, मैं आपको दो बातें बताता हूं नेक्स्ट पेज में। ठीक, अब आपको बात बताता हूं लिंकेज। लिंकेज कितने तरह का हो सकता है? कंप्लीट और इनकम्प्लीट, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट लिंकेज क्या कहता है कि दो जीन्स जनरेशन बाय जनरेशन हमेशा साथ साथ रहें, सिचुएशन कैसी भी हो, तो उसको क्या बोलेंगे? कंप्लीट लिंकेज। ठीक, और जब दोनों जीन्स हमेशा साथ साथ में ना रहें, कभी कभी साथ साथ में रहें, कभी कभी साथ साथ ना रहें, तो उसको क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट लिंकेज। ठीक, क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट लिंकेज। ठीक, अब मेरी बात समझ में आना, कंप्लीट लिंकेज में अगर हम डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करते हैं, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करते हैं, ठीक, तो इसके अंदर रेशियो क्या आता है? 1:1। ठीक, क्या आता है? 1:1। लेकिन इनकम्प्लीट लिंकेज के अंदर जब हम टेस्ट क्रॉस करते हैं तो इसके अंदर क्या रेशियो आता है? 7:1:7। ये कहां से आया मुझे नहीं पता, कहां को जाएगा मुझे नहीं पता, आपको याद कर लेना है। ठीक, तो इनकम्प्लीट लिंकेज के अंदर डाई हाइब्रिड का रेशियो अगर आपसे पूछा जाए तो 7:1:1:7। ठीक, यहां पर थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है, ये 7 है, 7:1:1:7। ठीक, इसको आप लोग ध्यान से करेक्ट कर लेना कॉपी में, ठीक है। तो ये सारी बातें आ जाती हैं। ठीक, अब लिंकेज कितना होगा? ठीक है, दोनों लोगों के बीच में कितना अट्रैक्शन होगा? अट्रैक्शन किस बात पर डिपेंड करेगा? डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस कम तो अट्रैक्शन ज्यादा, अगर अट्रैक्शन कम तो डिस्टेंस ज्यादा। बात सुन में आ रही कि नहीं? तो अगर मैं बात करूं लिंकेज की तो लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, और जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन। आपने क्या देखा? आपने यही देखा ना कि येलो बॉडी और व्हाइट आई वाले जीन आपस में एकदम लिंक्ड थे, तो पेरेंटल टाइप कितना आ गया? 98.7। रिकॉम्बिनेंट कितना आया? 1.7। तो अगर डिस्टेंस कम हो गई तो लिंकेज क्या हो जाएगा? ज्यादा। लिंकेज ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? रिकॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? कम। सारी बातें लिंक कर रही है कि नहीं? ठीक, तो वही सारी बातें बताई जाती
हैं। ठीक, एक फिनोमेनन है कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डिफरेंट द कपलिंग एंड रिपल्सन आर द टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम फिनोमेनन कॉल्ड लिंकेज। ठीक, कपलिंग एंड रिपल्सन, कपलिंग एंड रिपल्सन का मतलब क्या है कि दो चीजें साथ में रहें, दो चीजें साथ में रहें, और साथ में रहें तो पेरेंटल टाइप बढ़ जाए। जैसे कि पहले वाले क्रॉस में देख रहे थे, तो पहले वाले क्रॉस में तो क्या देख रहे थे, दोनों की दोनों चीजें क्या थी, साथ में, और पेरेंटल टाइप कितना हो गया था, 98%। तो उस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं, कपलिंग। दो चीजें थी, दोनों चीजों के बीच में क्या हो गई, डिस्टेंस बढ़ गई, और डिस्टेंस बढ़ गई तो पेरेंटल टाइप कितना होना चाहिए, 68%। 68% से गिरकर कितना आ गया था, 62.8। तो इसको क्या बोलते हैं, रिपल्सन। तो लिंकेज के दो फिनोमेनन होते हैं कि अगर दो चीजें हमेशा साथ साथ में रहना चाहती हैं तो उसको क्या बोलेंगे, कपलिंग, और दो चीजें भागना चाहती हैं एक दूसरे से तो रिपल्सन। मेरी बात समझ पा रही कि नहीं, कि दो चीजें अगर साथ साथ रहना चाहती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कपलिंग, और दो चीजें एक दूसरे से भागना चाहती हैं तो रिपल्सन। दो जीन्स के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, दो जीन्स साथ में रहना चाहें तो उसको लिंकेज बोलते हैं। अब साथ में रहना भी, देखो दो जीन्स के बीच में इंटरेक्शन को क्या बोल रहे हैं, लिंकेज। साथ में रहना कपलिंग, भागना रिपल्सन। ठीक, तो अगर तुमसे कोई पूछे लिंकेज के दो फिनोमेनन क्या क्या हो सकते हैं तो क्या बोलेंगे, कपलिंग एंड रिपल्सन। कपलिंग एंड रिपल्सन। लिंकेज किस बात पर डिपेंड कर रहा है, लिंकेज किस बात पर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस। डिस्टेंस ज्यादा तो लिंकेज कम, और डिस्टेंस ज्यादा तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा। ठीक, तो ये सारी बातें अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक, कोई डाउट है यहां तक, कोई डाउट है। ठीक, अब आपसे दो चार सवाल पूछे जाएंगे, आप दो चार सवाल करेंगे। उससे पहले आपकी बात की जाती है कि जीन्स के बीच में डिस्टेंस कैसे नापेंगे, जीन्स के बीच में डिस्टेंस कैसे नापेंगे। ठीक, तो थॉमस हंट मॉर्गन का एक स्टूडेंट था। ठीक, थॉमस हंट मॉर्गन का स्टुटवेंट, क्या था, AH स्टुटवेंट। ठीक, तो उसने जीन्स की पोजीशन को लोकेट करने के लिए यूनिट खोली, जीन्स की पोजीशन को लोकेट कर, AH स्टुटवेंट। ठीक, तो उसने जीन्स को लोकेट करने के लिए वोट खोली, डिस्टेंस। तो उन्होंने अपने टीचर को ऑनर करने के लिए उसका नाम रख दिया, टीचर को ऑनर करने के लिए उसने उसका क्या नाम रख दिया, सेंटी मॉर्गन। तो जो जीन्स के बीच में डिस्टेंस को किससे नापते हैं, सेंटी मॉर्गन। जैसे यहां से वहां डिस्टेंस को कैसे नापूंगा, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर में। तो यहां से वहां जीन्स के बीच में डिस्टेंस को कैसे नापूंगा, सेंटी मॉर्गन। कैसे नापूंगा, सेंटी मॉर्गन। ठीक, तो 1% रिकॉम्बिनेशन क्या दर्शाता है, 1 सेंटी मॉर्गन। 2% रिकॉम्बिनेशन 2 सेंटी मॉर्गन। तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा तो डिस्टेंस क्या होता जाएगी, ज्यादा। जितनी ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन। 100 सेंटी मॉर्गन मतलब 100% रिकॉम्बिनेशन। पेरेंटल टाइप क्या हो जाएगा, 0। हाँ या नहीं। ठीक, तो अब दो चीजों के बीच में डिस्टेंस, दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस को कौन सी यूनिट से नापते हैं, सेंटी मॉर्गन। सेंटी मॉर्गन या फिर 1 जीन मैप यूनिट, 1 जीन मैप यूनिट। ठीक, मेरी बात समझते रहना, सिंपल सी बातें हैं। ठीक, मैं कहना चाह रहा हूं कि मान लो ये हमारी कोई जीन, ये कोई क्रोमोसोम्स है, इस क्रोमोसोम्स पे कितनी जीन्स थी, 2। इस क्रोमोसोम पे कितनी जीन्स थी, 2। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस को मैं कौन से मेथड से कैलकुलेट करूंगा, सेंटी मॉर्गन। कैसे कैलकुलेट करूंगा, सेंटी मॉर्गन। ठीक, सेंटी मॉर्गन। अच्छा, अब हम सेंटी मॉर्गन क्या स्केल लेके नाप पाएंगे, हम सेंटी मॉर्गन नाम की कोई स्केल बनाएंगे उससे लेके नापेंगे, उससे नाप नहीं पाएंगे। तो हम कैसे करेंगे, रिकॉम्बिनेशन के बेसिस में नाम रख देंगे। हम क्रॉस करा के देखेंगे, क्रॉस करा के देखेंगे, जितना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन उतना ज्यादा सेंटी मॉर्गन। 1% रिकॉम्बिनेशन बराबर 1 सेंटी मॉर्गन। तो जितना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन उतने सेंटी मॉर्गन। तो इसको नापा नहीं जा सकता, हम एक्सपेरिमेंट करके रिकॉम्बिनेशन का पता कर लेंगे, उसको किससे रिलेट कर देंगे, सेंटी मॉर्गन। समझ में आई बातें कि नहीं, पक्का। ठीक, अब दो चीजों के बीच में हम डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलो यहां पर एक फॉर्मूला है, अभी कैलकुलेट कर लो फिर बात करेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल प्रोजेनी इनटू 100, रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल प्रोजेनी इनटू 100। ठीक, तो आपसे मैं एक सवाल पूछूं, आप मुझे येलो राउंड रिंकल्ड ग्रीन के बीच में अगर मैं क्रॉस कराऊंगा, ठीक, तो हमारी दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी बताओ। सवाल मेरा आपसे है, ठीक, सवाल है, अभी फिर बाद में भी कराता रहूंगा, सारे सवाल कराऊंगा। ठीक, पहला सवाल आपसे मेरा है कि येलो राउंड और रिंकल्ड ग्रीन
येलो राउंड और रिंकल्ड ग्रीन के बीच में अगर मैं क्रॉस कराऊंगा, ठीक, तो सीड कलर और सीड शेप के बीच में, सीड कलर और सीड शेप के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी, बताओ। सवाल समझ पाए कि नहीं? सवाल कह रहा है कि येलो राउंड को अगर रिंकल्ड ग्रीन के साथ क्रॉस कराया जाएगा, ठीक, तो सीड कलर और सीड शेप के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी। फॉर्मूला आपको लगाना है कि डिस्टेंस बिटवीन टू जीन इज इक्वल्स टू रिकॉम्बिनेंट अपॉन पेरेंट इंटू 100। रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल होगा, टोटल प्रोजेनी 37 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ, कैसा आएगा? 37.7 आ गया कि नहीं? हाँ सही है तुम्हारा, ठीक है, वो 37 के आसपास ही आएगा। कैसे निकाला सबने? रिकॉम्बिनेंट कितना आएगा? नहीं आया रेशियो, तो आप कैसे जब भी येलो राउंड और रिंकल्ड ग्रीन के बीच में क्रॉस को देखो, भी मार पड़ जाए सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक, देखो यही तो क्रॉस है, येलो राउंड और रिंकल्ड ग्रीन। पेरेंट ये वाला किसके जैसा है? पेरेंट के जैसा। ये वाला भी किसके जैसा है? पेरेंट के जैसा। रिकॉम्बिनेंट कितने आए टोटल? 6। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके? 16। 6/16 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 37 पॉइंट समथिंग। बात समझ में है कि नहीं? कि दो जीन्स के बीच में आप लिंकेज कैसे पता करेंगे, कितनी डिस्टेंस कैसे पता करेंगे? रिकॉम्बिनेशन अपॉन टोटल इंटू 100। रिकॉम्बिनेशन अपॉन टोटल इंटू 100। ठीक, चलो आप कुछ सवाल करो। सॉरी, चलो कल किसी ने ऐसे कुछ सवाल पूछे थे, अब कोई सवाल ही करो। ठीक, चलो अब मुझे तुम पोजीशन बताओ कि क्रोमोसोम ए, बी और सी कहां कहां पर है। ए बी सी होगा, बी सी ए होगा, ए बी डी होगा, क्या होगा बताओ? सवाल पढ़ो। ठीक, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन ए एंड बी जीन इज 15%। ठीक, तो अब सुनते जाओ, ए और बी के बीच में कितनी डिस्टेंस है? 15। चलो मैं आपको एक सवाल करके बता देता हूं, फिर आपसे सवाल पूछूंगा। ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 15%। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बी और सी के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 10%। ठीक, तो अब मेरी बात समझना। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो सी यहां भी हो सकता है और सी यहां भी हो सकता है, हाँ या नहीं? दिमाग लगाना, बिल्कुल सिंपल पॉइंट को याद रखना। ठीक, ए और बी के बीच में कितनी डिस्टेंस है? 15। और कह रहा है बी और सी के बीच में कितनी डिस्टेंस है? 10। तो बी सी यहां भी हो सकता है, सी यहां भी हो सकता है। मैं कह रहा हूं सी यहां भी है और सी यहां भी है। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे तो हमको कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन कहती है ए और सी के बीच में कितनी डिस्टेंस है? 5। तो यहां पर ए और सी के बीच में कितनी डिस्टेंस है? 5। और यहां और ए सी के बीच में, सी के बीच में कितनी डिस्टेंस आएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या पूछा जाएगा? ए और सी के बीच में कितनी डिस्टेंस हो गई? 5। अब आपसे पूछा जाएगा सीक्वेंस ऑफ जीन। तो सीक्वेंस ऑफ जीन क्या जाएगा? ए, सी और बी। सरल सवाल है कि नहीं? कितना सरल सवाल है, नीट में आएगा ऐसे सवाल आएंगे कि जीन को लोकेट करना कल वाला सवाल है कि नहीं? किया था इस तरह का सवाल? दोबारा नहीं किया तो कैसे जान पाओगे? अब इसी तरह सॉल्व करना है। ठीक, तो क्वेश्चन दो, मैं बताता हूं कल वाला क्वेश्चन निकालना। जो कल क्वेश्चन दिया था बताओ। ठीक, एक क्वेश्चन है, मैं आपको लिख रहा हूं, आप मुझे सीक्वेंस ऑफ जीन बताएंगे। बहुत ही सरल सवाल है। ठीक, वरना फिर कोई किताब दो, किताब में से मैं बताऊं। कभी किताब सॉल्व कर रहे हो आजकल? सॉल्व नहीं कर रहा है कोई भी। चलो सॉल्व करो।
अरे यूनिट्स लिख लो, सेंटीमॉर्गन लिख लो, जीन मैप यूनिट लिख लो, बात तो सब सेम है ना। ठीक, सॉल्व करो। बहुत सरल सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हो गया सॉल्व? सवाल समझ में आ रहा है नंदिनी? तो लगाओ फिर। पहले लिखो अल्फा बीटा के बीच, सब लोग सबसे पहला पॉइंट लिखो कि अल्फा और बीटा के बीच में कितनी डिस्टेंस दिखा दो, 14 यूनिट्स। ठीक, उसके बाद अल्फा गामा कहां कहां हो सकता है, अल्फा बीटा के बीच में हो सकता है, अल्फा बीटा से दूर हो सकता है। अल्फा गामा बीटा एंड डेल्टा। चलो सॉल्व कर लो सब लोग फटाफट। ठीक है, मैं ज्यादा दूर जा नहीं सकता। ठीक है, कविता कुछ समझ में आ रहा है आपको? कुछ नहीं समझ में आ रहा है इस चैप्टर में, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं? हो गया? हो गया तुम लोगों का? चलो हम सॉल्व करें। हम किस किस का हो गया, तुम लोग का क्यों नहीं हुआ? नंदनी हो जाएगा अगले साल तक। चलो अब मैं सॉल्व करता हूं। देखो सिंपल रखो चीजों को, जो बातें बताई जा रही है वही मैं लिखूंगा और कुछ नहीं। पहली बात क्या, ध्यान से देखो, अल्फा देखो सबसे पहले लिखा है अल्फा बीटा के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 14। तो ये मान लो ये पोजीशन क्या है अल्फा, ये क्या है बीटा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 14 यूनिट। कितनी है, 14 यूनिट। अगली बात कह रहा है कि अल्फा और गामा के बीच में कितने डिस्टेंस है, 12। तो अब सुनो मेरी बात, हो सकता है गामा यहां हो सकता है गामा यहां हो, दोनों जगह पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? ठीक, तो मैं यहां पर भी गामा लिख देता हूं, यहां पर भी गामा लिख देता हूं, कोई दिक्कत? अब देखना यहां गामा के बीच में कितने डिस्टेंस, अल्फा गामा के बीच में 12 यूनिट। कितनी यूनिट है, 12। इधर भी कितनी हो जाएगी, 12 यूनिट। देखते रहना। अगली बात क्या आ रही है, अल्फा और डेल्टा के बीच में कितने डिस्टेंस है, 30 यूनिट। अल्फा और डेल्टा के बीच में कितने डिस्टेंस है, 30 यूनिट। तो फिर मैं सिंपल सी बात करूंगा कि अल्फा यहां है तो हो सकता है डेल्टा यहां रहा हो, और अल्फा डेल्टा के बीच में कितने डिस्टेंस रही होगी, 30 यूनिट। पहली पॉसिबिलिटी हो सकता है कि डेल्टा किधर रहा हो, इधर, तो यहां पर भी मैं डेल्टा बना दूं। ठीक, तो इसके बीच में कितने डिस्टेंस है, 30 यूनिट। सब बनाता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी तक सिंपल देखते रहो कि मैंने क्या किया, बातचीत मत करो, एकदम शांत हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ अभी। ठीक, मेरी बात सुनो सब लोग, मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूं कि अल्फा और बीटा के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 14 यूनिट। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अल्फा और गामा के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 12। तो गामा अल्फा बीटा के बीच में भी हो सकता है, अल्फा से दूर भी हो सकता है। मैंने दोनों पॉसिबिलिटीज बना दी। उसके बाद नेक्स्ट बात कह रहा है कि अल्फा और डेल्टा के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 30 यूनिट। ठीक, तो अल्फा और डेल्टा इधर भी हो सकता है, डेल्टा इधर भी हो सकता है। अब हम क्वेश्चंस को आगे और देखेंगे। देख रहे हैं बीटा और गामा के बीच में कितने डिस्टेंस है, 2 यूनिट। तो बीटा और गामा के बीच में यहीं पर तो 2 यूनिट डिस्टेंस आएगी, हाँ या नहीं? तो ये बात क्या हो जाएगी, कैंसिल। बात समझ में आ रही कि नहीं? समझना मेरी बात को। पॉइंट क्या कह रहा है कि बीटा और गामा के बीच में कितने डिस्टेंस है, 2। तो यहां पर ही तो बीटा गामा के बीच में कितने डिस्टेंस, 2। यहां पर कितनी हो जाएगी, ज्यादा। तो ये वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी कह रहा है कि बीटा और डेल्टा के बीच में कितने डिस्टेंस है, 16। तो यहां पर बीटा और डेल्टा के बीच में कितने डिस्टेंस है, 16। यहां पर बीटा और डेल्टा के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगी ना, तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कैंसिल।
अब आप देखो सीक्वेंस क्या बन गया, अल्फा डेल्टा, अल्फा गामा बीटा और डेल्टा, अल्फा गामा बीटा एंड डेल्टा। क्लियर है कि नहीं? सिंपल है, ये तो बच्चे भी सॉल्व कर लें, ठीक है। क्लास 5 6 के बच्चे को तो अगर उसकी असर्शन रीजनिंग सही है, ठीक है, तो ये वो बच्चा भी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। ठीक, तो कुछ भी गलत नहीं है, आराम से सॉल्व करना, 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। हटाई जाए सारी चीजें। ठीक, चलो एक आध क्वेश्चन और है, सॉल्व करना आपके लिए ही है। ठीक, क्वेश्चन रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन ए एंड बी। चलो एक क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, बताओ। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, फिर एक क्वेश्चन है, ठीक ठीक। अब मुझे आपको सीक्वेंस बताना है, ठीक। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ए और बी के बीच में कितनी है 10, बी और सी के बीच में कितनी है 5, ए सी के बीच में 15 और ए और डी के बीच में 4। अब आपको मुझे सीक्वेंस बताना है कि जीन्स का सीक्वेंस क्या होगा। 1 मिनट का सवाल है, हो जाना चाहिए। हो गया? अब की सवाल का जवाब पिंटू, नजीब, ठीक है, ये लोग बताएंगे। बताओ मत किसी को। दो ही प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है, तभी तो यहां पर ऊपर नीचे 2 लिखा हुआ था। हाँ या नहीं? क्या हो जाएगा? चलो हम फिर देखते हैं। ठीक, सबका हो गया? कितने लोगों का हो गया? हो गया सबका? ठीक, क्या सीक्वेंस आया? क्या आ रहा है बताओ फटाफट। चलो अब देखो इधर, ठीक, इसको क्लीन करेंगे, जवाब मिल जाएगा। ठीक, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी के बीच में कितने डिस्टेंस है 10, ए और बी के बीच में कितने डिस्टेंस है 10। चलो, हाँ तो बात सही में बता रहा हूं। चलो इसको मैंने इसीलिए क्लीन किया था। देखो ए और बी के बीच में कितने डिस्टेंस है 10। रुक जाओ, शांति से भी सारे सवाब मिल जाएंगे। ठीक, उसका कह रहा है बी और सी के बीच में कितनी डिस्टेंस है 5, तो सी यहां भी हो सकता है, सी यहां भी हो सकता है, हाँ या नहीं? ठीक, तो मैं सी को यहां पर मान लेता हूं, तो यहां पर सी को रख देता हूं, यहां पर भी सी को रख देता हूं। अगली प्रोबेबिलिटी क्या कह रही है कि ए और सी के बीच में कितने डिस्टेंस है 15, तो यहां पर सी पॉसिबल नहीं है, तो इस सी को यहां से हटा देंगे, तो सी कहां हो जाएगा यहां। तो बी और सी के बीच में कितनी डिस्टेंस हो जाएगी 5, ए और सी के बीच में कितनी डिस्टेंस हो जाएगी 15, हाँ या नहीं? अब बात कर रहा है ए और डी के बीच में कितने डिस्टेंस है 4, तो डी यहां भी हो सकता है और डी यहां भी हो सकता है, हाँ या नहीं? तो डी यहां भी हो सकता है, डी यहां भी हो सकता है, तो दो सीक्वेंस क्या आ जाएगा, डी ए बी सी और ए डी बी सी, हाँ या नहीं? क्योंकि अगली प्रोबेबिलिटी हमको नहीं दी है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं 2। सिंपल है कि नहीं? ठीक, ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आगे पीछे करके। ठीक, क्या दोनों में से तो दो ऐसा हो ही नहीं सकता, फिर नीट क्या करेगा, नीट बहुत करेक्ट रहेगा। ठीक, अब चलो एक क्वेश्चन है, बताओ। ठीक, 2 लिंक्ड जीन्स थी, ठीक, सी और डी, ठीक, उनको क्रॉस किया गया प्लस प्लस के साथ। जीन्स है, सी और डी को किसके साथ क्रॉस किया गया, प्लस प्लस के साथ। ठीक, तो प्लस प्लस का रेशियो कितना आया 900, सी डी का रेशियो कितना आया 880, प्लस सी प्लस डी का रेशियो कितना आया 105 एंड 115। अब आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं सी और डी के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, सी और डी के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी, कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस बिटवीन टू जीन इज इक्वल्स टू रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल प्रोजेनी इनटू 100। सॉल्व करो। ये पैर सी और डी पेरेंट है और प्लस प्लस पेरेंट है, दिख रहा है? हाँ सही है एकदम। गहना सेंटी मॉर्गन आ गया कि नहीं? 2000 नहीं आ जाएगा?
टोटल प्रोजेनी कितनी हो जाएगी? टोटल प्रोजेनी 2000, ठीक, और रिकॉम्बिनेंट कितना है 220, तो 220 अपॉन 2000 इंटू 100 क्या आ जाएगा 11। देखो ठीक, 220 अपॉन 2000 इंटू 100 कितना आ जाएगा 11। कितनी सारी चीजें आसान है। हो गया कि नहीं ये सवाल? ठीक, अब आगे की बात करते हैं। ठीक, चलो क्वेश्चन निकालो, फिर एक सवाल करते रहो फटाफट, जितने भी सवाल करते रहो। अमीना फटाफट अमीना जवाब बताएंगे इस क्वेश्चन का। ठीक, बताओ ए और बी के बीच में कितनी डिस्टेंस है तुम्हारी? 1000 इंडिविजुअल्स थे, ठीक, और 650 पेरेंटल टाइप है। अब तुम्हें ए और बी के बीच में डिस्टेंस बतानी है। बताओ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, जल्दबाजी करोगे तो सवाल जवाब गलत हो जाएगा। कितना? क्या 35 क्यों लिया? तुम नहीं बताओगे, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। 35 क्यों लिया? ठीक, समझ गया मैं। यहां पर 665 क्यों नहीं आ रहा है, 35 क्यों आ रहा है? मैं तो कह रहा हूं 65 आंसर आना चाहिए। तो रिकॉम्बिनेंट कितना हो जाएगा 350। तो वही बात की जा रही है, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन क्या हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल। तो रिकॉम्बिनेंट यहां पर कितना हो जाएगा 350, और आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम प्रेशर होगा तो आप क्या करोगे 650 डिवाइडेड बाई 1000। एग्जाम प्रेशर कुछ नहीं करवाएगा आपसे, एग्जाम प्रेशर बस आपसे इतना करवाएगा कि आपको पता सारी चीजें होंगी, आप पेरेंटल को पढ़ोगे ही नहीं। क्या पढ़ोगे 650 डिवाइडेड बाई 1000 कितना आ जाएगा 65%। तो इन सब बातों का एग्जाम में ध्यान रखना, यहां पर तो दिमाग चल जाएगा, एग्जाम में आपका दिमाग क्या हो जाएगा बंद। ठीक, तो हम आगे की बात करते हैं। ये क्वेश्चन फिर से भाई साहब क्या बात करते हैं आप, देखें आप, ठीक, कितना सरल सवाल है। ठीक, इसमें कहा जा रहा है, देखो डिस्टेंस बिटवीन टू जीन क्या होता है रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल इनटू 100। ठीक, यहां पे पेरेंट्स कितने हैं, पेरेंट्स के जैसे कितने हैं 650, तो रिकॉम्बिनेंट कितने होंगे 1000 माइनस 650 कितने आ जाएंगे 350। आप बात समझे, कितना क्लियर है? ठीक, तो आप अपने एग्जाम में इसी बात का ध्यान रखेंगे। ठीक, अब ये दो पॉइंट है, सेक्स लिमिटेड और सेक्स इन्फ्लुएंस्ड, ये बातें हम आपको बताते हैं। ठीक, तो आपका 10 मिनट का ब्रेक है, 10 मिनट के बाद ब्रेक के बाद तैयार रहना, अच्छे से खा पी लेना, सारी चीजें बात करते हैं फिर हम।